नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि हमारे समाज की बदलती हकीकत को भी बयां करती हैं। जी हां, आज हम आपको रूबरू कराएंगे बांग्लादेश में भड़की राजनीतिक हिंसा की, इसके बाद संसद में हुई हंगामेदार घटनाओं की, विकसित भारत की जी राम जी विधेयक के पारित होने के बाद संसद में मचे हंगामे की, और अंत में एक गंभीर और चिंताजनक खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन इससे पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गिरफ्तार अभियुक्तों के संबंध सपा माफियों से, जहरीली कफ सिरप कांड पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सत्र के अंतिम दिन विपक्ष का हंगामा, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा, पूर्व गृह मंत्री के घर को किया गया आग के हवाले। दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों में ईडी की छापेमारी, करोड़ों रुपए और 300 किलो चांदी जब्त। इंडिगो की उड़ानों में हुई गड़बड़ी पर डीजीसीए सख्त, रिपोर्ट आने पर होगी कड़ी कार्रवाई। पीएम मोदी राजनाथ सिंह के साथ प्रियंका गांधी ने की चाय पर चर्चा, खूब लगे ठाके। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, राजधानी के 10,000 क्लासरूम में लगाए जाएंगे एयर प्यूरिफायर। नागपुर में इंडस्ट्रियल यूनिट में पानी का टैंक फटा, 3 लोगों की मौत, 3 घायल। नए साल से पहले सोने के भाव में आई गिरावट, 13,418 रुपए प्रति ग्राम पहुंचा गोल्ड। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार चढ़ा, सेंसेक्स 447 अंक मजबूत, निफ्टी में भी आई तेजी। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में भड़की हिंसा की। बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक उबाल है। इकबाल मंच के प्रवक्ता और युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका सहित देश के कई हिस्सों में हिंसा और अशांति फैल गई है। गुरुवार को सिंगापुर में इलाज के दौरान हादी की मौत की खबर फैलते ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी गुस्से में बांग्लादेश के सबसे बड़े 2 अखबारों के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी करने लगे। चटगांव में भारतीय उच्च आयोग पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। आइए जानते हैं बांग्लादेश में भड़की इस हिंसा के पीछे की पूरी कहानी विस्तार से। आपको बता दें, बांग्लादेश की राजनीतिक हलचल गुरुवार देर रात गंभीर रूप ले चुकी है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के विरोधी और भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाने वाले शरीफ उस्मानी हादी की सिंगापुर में मौत की खबर सामने आई है। हादी, जो इकबाल मंच के संयोजक थे और जुलाई 2024 के विरोध में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं, कि निधन के बाद ढाका में हिंसा प्रदर्शन भड़क उठी है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में पहले अखबारों के कार्यालय पर हमला किया, तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसके साथ ही वे सांस्कृतिक संस्था छायानट को भी नुकसान पहुंचाते हुए आग लगाते नजर आए। कई पत्रकार और कर्मचारी इमारत के अंदर फंसे रहे, जिन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाला गया। आगजनी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच इकबाल मंच के प्रवक्ता और बीएनपी के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान ने हादी की मौत पर शोक व्यक्त किया और सरकार से दोषियों को तुरंत सजा दिलाने की अपील भी की। दरअसल हादी की हत्या की शुरुआत 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में हुई थी, जब अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। सिर में लगी गोली के बाद उन्हें पहले ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया और गंभीर हालात में 15 दिसंबर को एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर रेफर किया गया। लगभग एक हफ्ते तक लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद गुरुवार शाम उनकी मौत हो गई। इकबाल मंच ने सोशल मीडिया पर हादी की मौत की पुष्टि करते हुए लिखा, भारतीय वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष में अल्लाह ने एक महान क्रांतिकारी हादी को शहीद के रूप में स्वीकार कर लिया है। हादी इंकलाब मंच के संस्थापक सदस्यों में से एक और संयोजक थी। जुलाई 2024 के विद्रोह में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शामिल था। उधर राजशाही में प्रदर्शनकारी हादी की मौत के विरोध में आवामी लीग के एक ऑफिस को बुलडोजर से गिराया गया। प्रदर्शनकारी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे और कला एवं संस्कृति के खिलाफ स्थापित संगठन छायानट को नुकसान भी पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की आड़ में मीडिया, सांस्कृतिक संस्थानों और राजनीतिक कार्यालयों को निशाना बनाया।
वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में ना लेने की अपील की। यूनुस ने हादी को जुलाई विद्रोह का निडर योद्धा और शहीद बताया और राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। उन्होंने हादी की पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी सरकार लेने का भी वायदा किया। वहीं अगर हम इकबाल मंच के इतिहास पर एक नज़र डालें तो ये संगठन दक्षिणपंथी राजनीतिक गतिविधियों से प्रेरित रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुए छात्र आंदोलन में भी इंकलाब मंच और उस्मान हादी की अहम भूमिका बताई जाती है। उस्मान हादी समय समय पर अपने भारत विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में रहा। इसी साल जुलाई में उसने शेख हसीना की पार्टी को बैन कराने की भी मांग की, यानी कि उसका काम बंद कराने की मांग की। उस्मान हादी के भारत विरोधी रुख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने कुछ समय पहले ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को लेकर सबसे बड़ा विवाद ये था कि इसमें भारत के कुछ हिस्सों को भी बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। आपको बता दें कि उस्मान हादी लोकतंत्र से ज़्यादा इस्लामी न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखता था। हादी लोकतंत्र से ज़्यादा इस्लामी न्याय व्यवस्था को मानता था। विचारधारा बांग्लादेश के युवाओं के एक बड़े वर्ग में तेजी से लोकप्रिय हो रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं बांग्लादेश में हादी की हत्या और उसके बाद भड़की हिंसा ने चुनावी माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। देश में चुनाव की तैयारियों के बीच भारत विरोधी माहौल, मीडिया पर हमले और सड़क पर हिंसा ने निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक हिंसा और अशांति की चपेट में आ गया है। युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत ने देश को कई नई राजनीतिक और सामाजिक संकट की स्थिति में डाल दिया है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपने हमेशा संसद भवन में राजनीति होते और हंगामा होते देखा होगा, लेकिन इस बार संसद में एक अलग मुद्दा चर्चा का विषय बन गया। जी हां, वो मुद्दा है ई सिगरेट का। हाल ही में संसद परिषद में सिगरेट और ई सिगरेट पीने की दो घटनाएं हुई हैं, जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है और ये दोनों घटनाएं तृणमूल कांग्रेस के सांसदों से जुड़ी हुई हैं। पहली घटना में टीएमसी सांसद शौकत राय को सिगरेट पीते देखा गया, जिसे केंद्रीय मंत्रियों ने रोका और समझाया, लेकिन दूसरी घटना ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। ये मामला टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा में ई सिगरेट यानी कि वेपिंग की, जो देश में 2019 से बैन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास शिकायत भी दर्ज कराई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कीर्ति आजाद ने कानून तोड़ा है या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आइए जानते हैं। कहते हैं धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन जब सरकार में बैठे हुए नेता मंत्री ही इसके बारे में ना जानते हों तो वो भला जनता को इसके लिए कैसे जागरूक करेंगे। दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे, क्योंकि इन दिनों देश में संसद सत्र चल रहा है और इस हंगामे के बीच संसद में सिगरेट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। हाल ही में संसद परिसर में सिगरेट और ई सिगरेट पीने की दो घटनाएं सामने आईं, जिसने हंगामा खड़ा कर दिया। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और लोकसभा में ई सिगरेट पीते देखा गया। आपको बता दें, भारत में सितंबर 2019 से ई सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसे रोकने के लिए सिगरेट एक्ट लगाया गया है। इस कानून के तहत ई सिगरेट का निर्माण, बिक्री, आयात और विज्ञापन पूरी तरह से मना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कानूनी पेच है। कानून में ये नहीं लिखा कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ई सिगरेट का इस्तेमाल करे या इससे अपने पास रखे तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। मतलब अगर कोई सांसद निजी तौर पर इस्तेमाल करता है तो कानून से सीधे तौर पर सजा नहीं दे सकता। लेकिन मामला सिर्फ कानून का नहीं, सदन की गरिमा और सांसदों के आचरण का भी है। लोकसभा स्पीकर के पास कार्रवाई का अधिकार है। अगर कोई सांसद सदन में अनुचित व्यवहार करता है तो स्पीकर उसे सस्पेंड कर सकते हैं या अन्य कदम उठा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कीर्ति आजाद ने सदन में ई सिगरेट पी। लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए अनुराग ठाकुर ने स्पीकर से कार्रवाई की मांग की है। स्पीकर ओम बिरला ने भरोसा दिलाया है कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई अवश्य होगी।
इसके बाद अनुराग ठाकुर ने लिखित शिकायत भी की। भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय ने सोशल साइट एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि कीर्ति आजाद नियम और कानून की परवाह नहीं करते। उन्होंने लिखा कि सदन में ई सिगरेट पीना पूरी तरह से अव्यवहारिक और अस्वीकार्य है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रमाण देते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। देखिए वीडियो। उन्होंने कहा हमें आप इसको मत डालिए, उनको जिसको भी देना होगा बॉन्ड में देना। और तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है सर, रीजनल पार्टी को भी अच्छा पैसा मिला है थ्रू बॉन्ड। मैं तो खुला नहीं चाहता। बीजेडी को मिला है, टीएमसी को मिला है, भारत राष्ट्र समिति को मिला, सबको मिला है। लेकिन सर बड़ा सवाल दूसरा है, आपकी जितनी साख होगी वैसा पैसा मिले। पटना में हम लोग काम करते पुराने समय में सर, तो लेकिन आपको बता दें सिर्फ कीर्ति आजाद का मामला ही नहीं, संसद में अजीबोगरीब घटनाएं नई बात नहीं है। 2014 में तेलंगाना बिल के दौरान टीडीपी सांसदों ने मिर्च स्प्रे किया। 2013 में कांग्रेस सांसद प्रदीप ने राज्यसभा में जया बच्चन की फोटो खींची। भारतीय जनता पार्टी के वरुण गांधी ने संसद में अपने जन्मदिन पर केक काटा। 2023 में सांसद चंद्रू ने नोटों की गड्डियां फेंकी। 2021 में मार्शल पर माइक फेंकने और हमला करने जैसी घटनाएं भी हुईं और कभी कभी दर्शक दीर्घा से भी सांसदों पर पैंट शर्ट या स्प्रे फेंका गया। इतना ही नहीं, संसद में कभी कभी सीट पर नाचना, जीभ निकालना या बिल चबाना जैसी घटनाएं भी रिकॉर्ड की गईं। मतलब ये कोई पहला मामला नहीं जब लोकतंत्र के मंदिर को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी हो। जाहिर है मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि संसद की गरिमा और आचरण का भी है। कीर्ति आजाद पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगा है, जबकि कानून के हिसाब से निजी इस्तेमाल पर कोई सजा नहीं है, लेकिन कार्रवाई हो सकती है और टीएमसी भी इस मामले में कदम उठा सकती है। सांसद या पार्टी सभी को याद रखना चाहिए कि संसद सिर्फ बहस का स्थान नहीं बल्कि लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ का हर निर्णय, हर आचरण पूरे देश की नज़रों में होता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरुवार देर रात विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी, कागजात फाड़ने और वॉकआउट तक किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे गरीबों और गांव के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं विपक्ष ने इसे विधेयक को महात्मा गांधी का अपमान और गरीबों के खिलाफ करार देते हुए जमकर हंगामा किया। आइए जानते हैं पूरे हंगामे और विवाद के पीछे की पूरी कहानी। गुरुवार रात 12:30 पर राज्यसभा में विधेयक पास हुआ। विपक्ष ने बहस के दौरान लगातार नारेबाजी की और बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की, लेकिन सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी में इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद मकर द्वार पर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि यह बिल महात्मा गांधी का अपमान है और गरीबों तथा किसानों के खिलाफ है। वहीं हम होंगे कामयाब की तर्ज पर विपक्षी सांसद एक सुर में इंग्लिश में गाना गाते हुए दिखे। सुनिए। আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব
वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मनरेगा योजना के समय समय पर सुधार किए गए, लेकिन इसमें कई खामियां थी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने योजना को पूरी तरह लागू नहीं किया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम का उपयोग वोटों के लिए किया, जबकि सरकार ने गांधी के आदर्शों को वास्तविक कार्यों में जिंदा रखा। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। व्यथित है आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में विपक्षी मित्रों ने, कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया, उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। संसदीय मर्यादाएं तार तार हुई हैं। लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदला है, गुंडा तंत्र में बदला है। आप जानते हैं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इस बिल पर चर्चा थी। कल चर्चा प्रारंभ हुई, रात के 1:30 बजे के बाद तक चली। पूरी गंभीरता से मैंने 98 माननीय सांसदों के विचार सुने और मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि संसद कोई ईंट गारों का भवन नहीं, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। इसमें चर्चा होना चाहिए, सार्थक चर्चा होना चाहिए, क्योंकि चर्चा ही लोकतंत्र के प्राण है। हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने जो कहा, हमने ध्यान से सुना। आपको बता दें, इस नए विधेयक के तहत गांव में रोजगार, शिक्षा, सुशासन, स्वच्छता, शुद्ध जल जैसी सुविधाओं का प्रावधान है और योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान होंगे। लेकिन विपक्ष ने पूरी तरह से इस बिल का विरोध किया। संसद में गुरुवार की रात दिखाया गया कि यह हंगामा और विधेयक पारित होना दोनों ही सुर्खियों में हैं। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 अब कानून बन गया है, लेकिन विपक्षी दल इसे महात्मा गांधी का अपमान और गरीबों के खिलाफ मानते हैं। कुल मिलाकर इस बिल के पास होने से संसद भवन में राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा हुआ है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको एक ऐसी गंभीर और डरावने वाली सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हमारे समाज की ज्वलंत वास्तविकता है। जी हां, बचपन के खिलौने छोड़ अब बच्चे चाकू, रिवॉल्वर और अपराध की दुनिया में उतर चुके हैं। सोशल मीडिया पर हीरो बनने की जद्दोजहद, हिंसक कंटेंट और आसान पैसों के लालच ने नाबालिगों को अपराध की ओर धकेल दिया है। दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे देश में बच्चे अब क्राइम की सुर्खियों में हैं। ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि हमारे समाज और सिस्टम की विफलता का संकेत है। आपको बता दें, दिल्ली और एनसीआर में पिछले 10 दिनों में दर्जनों नाबालिग अपराधियों के केस सामने आए हैं। बड़े अपराधी जानबूझकर नाबालिगों को सुपारी किलिंग जैसे अपराधों में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि नाबालिगों को सजा कम और सुधार गृह में ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता। 2012 का निर्भया केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां रेप जैसा इतना बड़ा अपराध करने वाला नाबालिग आज भी जेल से बाहर है। बच्चों को लालच, जघन्य अपराध का आकर्षक इमेज और सामाजिक मान्यता का भ्रम देकर क्राइम कराया जा रहा है। ज्यादातर नाबालिग अपराधी निम्न आय वर्ग के इलाकों से आते हैं, जहां गरीबी, शिक्षा की कमी अपराध की जमीन तैयार करती है। समस्या सिर्फ दिल्ली या एनसीआर तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में बढ़ रही है। ऐसे में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में सुधार, सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी, शिक्षा प्रणाली में बदलाव और बच्चों के लिए सकारात्मक रोल मॉडल ही इस समस्या का समाधान हो सकते हैं। समाज, परिवार और सरकार को मिलकर इस ज्वलंत समस्या से निपटना होगा। बच्चों के हीरो अब ईमानदारी, सहनशीलता और समाज सेवा के उदाहरण बनने चाहिए, ना कि हिंसा और अपराध के।
आइए हम सब मिलकर उन्हें एक सुरक्षित और सकारात्मक भविष्य दें। तो देखा आपने हमारे समाज में कितनी गंभीर और ज्वलंत समस्याएं सामने आ रही हैं। राजनीतिक हिंसा हो या संसद में हंगामा, हर घटना हमें याद दिलाती है कि जिम्मेदारी और अनुशासन ही लोकतंत्र और समाज की नींव है। और सबसे चिंताजनक सच्चाई यह है कि बच्चे अब अपराध की दुनिया में फंस रहे हैं। ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि हमारे समाज और सिस्टम की चेतावनी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।